तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट नीट का 2025 का, ठीक है ना। जो कि फुल टेस्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको बायो का अलग से, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से टेस्ट करवाऊंगा। और टेस्ट का मतलब कि पूरी आपकी एनालिसिस होगी, क्वेश्चन कैसे, मतलब कि एनसीईआरटी का किस लाइन से आया है, और क्वेश्चंस एकदम बेहतर होंगे। और मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत कम चांस है कि ये वीडियो ज़्यादा देर तक यूट्यूब पे रहे, ठीक है। स्ट्राइक आने का चांस बना रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि वहाँ से मैं एक अलग से चैनल बना के मैं सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। साथ साथ में मेरा भी यहाँ से रिविजन हो जाता है, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेप रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस किसके HNRNA इंटू मैच्योर mRNA। क्वेश्चन आई होप पढ़ चुके होगे, तो अगर आप चाहो तो खुद एक बार अटेम्प्ट करो। देखो, पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ पॉली ए टेल कहाँ पे बोल रहे हैं 5 प्राइम, तो भाई गलत दिख गया ना, कहाँ पे ऐड होता है 3 प्राइम पे, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोल रहे हैं कि रिमूवल एक्जोन, नहीं, एक्जोन का रिमूव नहीं करते, किसका हम रिमूवल करते हैं, इंट्रोन का। एक्जोन का तो क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, करेक्ट बताना है हमें। थर्ड है कैपिंग एट 3 प्राइम, नहीं, कैपिंग कहाँ पे करते हैं, 5 प्राइम पे करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो बिना पढ़े इसको मार दो या तो पढ़ लो। बोल रहे हैं कि स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रोन, बिल्कुल सही है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है और कैपिंग कहाँ पे होती है, 5 प्राइम पे, विद द मिथाइल ग्वानोसिन एंड एडिंग पोली एटेल कहाँ पे, 3 प्राइम पे। तो यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं ना। व्हाट आर प्रियॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कजिंग। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज से। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी भी लेके आई थी, लेकिन मुझे नीड नहीं लगी कि मैं तुमको दिखाऊं, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी एक दो बार ही पढ़ा होगा तो ये वाले सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कवर होंगे। तो जहाँ पे हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रियॉन्स के बारे में पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल। तो देखो, बोल रहे हैं कि पहला इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज इन ए प्लांट। दूसरा बोल रहे हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। थर्ड, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइक मैड काउ डिजीज एंड द, इसको बोलते हैं हम CR डिजीज, ठीक है ना। तो अब और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, वायरल इन्फेक्शंस इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है ना, देखो वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो प्रिवॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में होते हैं। जैसे मैड काउ डिजीज एंड द CR जैकब डिजीज जो होती है उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आएगा। आई होप कि आप पहले इसको कर चुके होंगे। स्पीड को भी अगर बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्लो लगता है तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार देखना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाई आर टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज इम्पोर्टेंट, मतलब कि अलग अलग स्पीसीज की हमें जो टेक्सोनोमिकल स्टडी करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला देखो, दे आर सोलली, फॉर सोलली मतलब देखो इसका मतलब मुझे लगता है कि अगर हिंदी में देखा जाए तो एलोन होता है, मतलब अकेला होता है। फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट एंड नो पार्टिकल एप्लीकेशन, they assist in correct classifications and the identification of organisms, which is fundamental to agriculture, forestry, industry, and the understanding biodiversity. They focus exclusively on the preserving specimen for future generation without any current use. For they are only used for the creating botanical and zoological garden. तो ऑप्शन नंबर 3 का जो आएगा करेक्ट ऑप्शन, देखो वो आएगा सेकेंड वाला, ठीक है ना। टेक्सोनॉमिकल स्टडी का जो इंपॉर्टेंस होता है ना वेरियस स्पीसीज के लिए, वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि ये असिस्ट करती है इन करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि फंडामेंटल होती है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग द बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यह भी आई होप क्लियर हो गया। आते हैं अपने ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूछ रहे हैं कि व्हाट आर एलिल्स। क्वेश्चन आ गया आपका प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। एलिल्स क्या होते हैं, तो पहला बोल रहे हैं कि डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन डिफरेंट जीन, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम सेम जीन से, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड आर ऑलवेज जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, फैक्टर दैट्स आर ऑलवेज रिसेसिव इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आएगा ना, देखो वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रीजन कि देखो सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट हमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है एलिल्स के लिए, ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सेम जीन, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट फैमिली इनटू एन ऑर्डर। क्या करना है, व्हाट इज बेसिस फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट फैमिली इनटू एन ऑर्डर। चलो देखते हैं। पहला का ऑप्शन, द नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन ईच फैमिली, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि
एक मिनट। एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर एमंग द फैमिली, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द फैमिली। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर एमंग द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 6 का आप देखिए, बोल रहे हैं कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, जिसको हम एंटीराइनम स्पीसीज भी बोलते हैं। इसके बारे में क्या बताना है हमको मतलब व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द इनहेरिटेंस। ओके, तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं ये तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं कहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। ये एग्जाम्पल देखो, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है भाई ना, देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए था। सारे ऑप्शन देखो, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दिखा रहे हैं, नहीं। कोडोमिनेंस में बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं हमने पढ़ा। कंप्लीट में भी एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा। पढ़ा है कहाँ पे हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। ठीक, जहाँ पे 1:1 का रेशियो मिल रहा था ना, और दोनों जो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का रेशियो यही था। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑन द mRNA। व्हाट सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑन द mRNA। पहला ऑप्शन द स्टॉप कोडोन, सेकेंड ऑप्शन द राइबोसोम बाइंडिंग टू द UTR, थर्ड ऑप्शन व्हेन द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स एनकाउंटर एन mRNA, फोर्थ चार्जिंग ऑफ rRNA विथ अमीनो एसिड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार आप खुद एक बार अटेम्प्ट करो भाई। 7 का ऑप्शन नंबर वैसे करेक्ट है 3। ठीक है ना, क्या बताना था, व्हाट सिग्नल टू बिगिन द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ द, तो इसका आएगा व्हेन द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द, मतलब राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो एनकाउंटर करती है किसको, mRNA को। बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या बोल रहे हैं कि विच क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स कंसिडर्ड बोथ, जहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर की बात की जा रही हो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जा रही हो। देखो एनसीईआरटी की एक जबरदस्त हिडन लाइन जो है वहाँ से क्वेश्चन ये वाला, एनाटॉमी की बात की जा रही हो, एम्ब्रियोलॉजी की बात की जा रही है और पॉली केमिस्ट्री की बात की जा रही है। तो ये कहाँ पे लिखा गया है, सिस्टम गिवन बाय लिनियस वाला, कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या तो द क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द बेंथम एंड हुकर, नहीं सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आने वाला ना यही करेक्ट था, जो मैंने बोला था कि नहीं यही करेक्ट था। बेंथम और हुकर का जो दिया था ना क्लासिफिकेशन, उन्हीं के लिए ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। एक बार जाकर ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आराम से कर लो, मतलब जो क्वेश्चन खुद से होने वाले क्वेश्चन है उसको तुम मेरे से पहले कर लिया करो, फिर चाहो तो स्किप कर दिया करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। इन ब्राउन एल्गी, और पेपर का लेवल यही होगा, ठीक है भाई। इन ब्राउन एल्गी हाउ इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमनली अचीव्ड। बात करें हमसे ब्राउन एल्गी की ना, उनमें चलो ठीक है देखते हैं। थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर, बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर दैट आर पियर शेप विथ टू laterally attached unequal flagella, by simple cell division similar to binary fission through fragmentation of the front। तो इसका देखो सही आंसर मुझे लग रहा है 9 का ऑप्शन नंबर 2। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात की जाए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले कैसे होता है, वो बाई फ्लैजिलेटेड होता है और जू स्पोर, ठीक। और शेप कैसा होता है, इसका पियर शेप होता है। और इसके जो फ्लैजिला होते हैं कैसे होते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं ना। और कहाँ पे होते हैं, लेटरली पाए जाते हैं। जितना पॉइंट हमने यहाँ बताया सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथ साथ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बताना है हमको यहाँ पे मैच करना है हमको रीजन रूट देयर फंक्शन, रूट के और उसके फंक्शन को। अच्छा ठीक है चलो देखते हैं बढ़िया थोड़ा सा इसको देखना। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि इनको रूट कैप, रूट कैप का काम क्या होता है भाई, तो जो रूट कैप होती है प्रोटेक्ट करती है टेंडेक्स अपेक्स ऑफ द रूट हेयर मेक इट्स थ्रू द सॉइल। पहला ही मुझे सही लग रहा है रूट कैप का, मतलब कि ए का तो 1 जाना चाहिए, ए का 1। 2 का देखते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव, यहाँ पे डिवीजन की जहाँ बात की जाए, ठीक है ना। सेल अंडरगो डिवीजन खोजो, सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इन द सम एपिडर्मस सेल टू फॉर्म रूट हेयर एब्जॉर्प्शन वाटर, सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। चलो और अगला देखते हैं, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन की अगर हम बात की जाए तो सेल डिफरेंशिएट करती है एंड मैच्योर एंड द सम एपिडर्मस सेल टू फॉर्म रूट हियर। तो भाई देखो सब मिला जुला के मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा, एक बार तुम पूरा ऑप्शन पढ़ लो ना। पहला का तो मुझे A1 मिल रहा है, 1 देखो 2 ऑप्शन में, तो पहले मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना, पहले मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगला ऑप्शन पढ़ने से पहले जो सेकेंड का ना, सेकेंड का भाई इतनी ईजी था यार, सामने ही मिल रहा था। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, इसका सामने यही सही है,
characterized by the cell that are very small, thin walled and dense protoplasm divide rapidly। मेरी स्टेम के लिए यह बात एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो इसका 2 आएगा, फिर इसका सी का 3 आएगा, इसका 4 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। असर्शन हमको दिए हैं कि इन मिंट एंड जैस्मिन सिलेंडर लेटरल ब्रांचेज ग्रो करती है एरियली बिफोर आर्चिंग द डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड टू फॉर्म न्यू प्लांट। रीजन दे रहे हैं कि दिस ग्रोथ पैटर्न इज स्ट्रेटजी फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इनेबलिंग द प्लांट टू स्प्रेड इफिशियंसी इन इट्स हैबिटेट। तो 11 का एक बार करेक्ट आंसर क्या है, आप जल्दी से लगा लीजिए। तो इसका भाई देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, रीजन जो इसका है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आ जाएगा पहला ही ऑप्शन। दोबारा एक बार चाहो तो क्वेश्चन को पढ़ लो। बोल रहे हैं कि इन मिंट और जैस्मीन जो होता है ना, यह सिलेंडर लेटरल ब्रांच ग्रो करती है कैसी, एरियली बिफोर आर्किंग डाउनवर्ड, मतलब कि बिना डाउनवर्ड आर्क बनाने के पहले टू टच द ग्राउंड टू फॉर्म करती है न्यू प्लांट। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बताना है इसमें, विच टाइप ऑफ वेनेसन, वेनेसन आप जानते हो आप, विच टाइप ऑफ वेनेसन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट मोनोकोटिलिडनस प्लांट। चलो देखते हैं। पहला बोल रहे हैं कि रेटिकुलेट, फिर बोल रहे हैं पैरेलल वेनेसन, क्रॉस वेनेसन, नेटेड वेनेसन। क्या क्वेश्चन था, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मोनोकोट की बात, अच्छा मोनोकोट की बात, मोनोकोट में पैरेलल ही होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आना चाहिए। 12 का ऑप्शन नंबर सेकेंड आना चाहिए बिल्कुल। अगर यहाँ पे देखो वेनेसन मतलब होता है ना अरेंजमेंट ऑफ लीफ ना, वेनेसन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो अब यहाँ पे देखो अगर वहीं पे हम मोनोकोट की बात करते हैं ना, तो मोनोकोट में, मोनोकोट के अंदर जो होती है ना लीफ, ऐसी हमारी जो मिडरीफ होती है ना, वहाँ से ऐसे पैरेलल जाती है, ऐसे पैरेलल लाइन बनी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ गया। ऐसी एनसीईआरटी में फिगर बना भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। असर्शन बोल रहे हैं कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन ग्रास। इंटर कैलरी जो होती है वो ग्रास में पाई जाती है एंड हेल्प करती है द रीजनरेशन ऑफ द प्लांट रिमूवल ऑफ द ग्रेथिंग। असर्शन तो मुझे सही लग रहा है। रीजन देखते हैं कि दीज मेरिस्टेम्स आर प्राइमरली दीज मेरिस्टेम्स आर प्राइमरली मेरिस्टेम दैट अगर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू एंड द कंट्रीब्यूट करती है टू प्लांट एबिलिटी टू द रीग्रो क्विकली। तो भाई मुझे तो दोनों सही लग रहा है। 13 का मुझे असर्शन रीजन दोनों सही लग रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन और पहला इसका आ जाएगा भाई, ठीक है ना, पहला करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स विथ देयर डिस्क्रिप्शंस। चलो अब बात करते हैं हम ओपन वास्कुलर बंडल की। ठीक, तो ओपन वास्कुलर बंडल जो होता है भाई उसके बारे में एक बार हमें बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट करो। बड़ा सा क्वेश्चन है, मुझे मैं गलत कर दूँ, मुझे बताए। बड़ा सा क्वेश्चन एक बार पढ़ो इसको ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है ना, मतलब कि ओपन देखो यह क्वेश्चन से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अटेम्प्ट करता क्या पता हो जाता, लेकिन समय बहुत ज़्यादा जाता। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना कि समझ लेते हैं ना, समझ मतलब कि पढ़ पढ़ के जान लेते हैं। अगर मान लो यहाँ से एक बार रीडिंग भी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो इसका पहली बात तो मैं दिखा दे रहा हूँ। 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो अब इस समझ लेते हैं कि ओपन वास्कुलर बंडल जो होता है वो फाउंड होता है इन डाइकोटिलिडनस में, कंटेन करता है कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड हैव द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। मतलब कि ओपन जो होता है कहाँ पे होता है, डाइकोटिलिडनस में। पाया कहाँ पे जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। इसकी एबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी टिश्यू को बनाना। चलो तो पहले का हो गया पहला, पहले का हो गया पहला। बात करते हैं दूसरे का। क्लोज वास्कुलर बंडल जो होता है वो डू नॉट हैव कैम्बियम, इसके पास कोई कैम्बियम नहीं होती है, इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। चलो क्लोज इसलिए इसको बोलते हैं कि इसके पास कोई कैम्बियम होती ही नहीं। हेंस डू नॉट फॉर्म, इसलिए ये सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाता है। कैमिनली फाउंड इन कहाँ पे, ये पाया जाता है मोनोकोट में। मिलता जा रहा है ना कि जो ओपन होगा, ओपन जो होगा कहाँ पे पाया जाएगा, ओपन वाला पाया जाएगा डाइकोट में, ये वाला पाया जाएगा मोनोकोट में मोनोकोट में। और इस वाले के पास मतलब कि ओपन वाले के पास जो कैम्बियम होगी प्रेजेंट होगी जाइलम और किसके, फ्लोएम के बीच में, और यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी का, कि रेडियल वास्कुलर बंडल कैसा होता है। या जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज होते हैं कैसे, अलग अलग डिफरेंट रेडियाई में, अलग अलग रेडियाई में। और पाए कहाँ पे जाते हैं, रूट के अंदर। तो हम क्या क्या याद करते हैं, रेडियल मतलब कि रूट में पाए जाएंगे, आर्ट से रेडियल आर्ट से रूट, आर्ट से रेडियल आर्ट से रूट, रूट के अंदर पाए जाएंगे। और कैसे होंगे, अलग अलग रेडियाई में पाए जाएंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो कंजवाइंट वास्कुलर बंडल जो होगा हमारा
ठीक है ना, कंजवाइंट वास्कुलर बंडल जो होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में सिचुएटेड होगा एट द सेम रेडियस। इसमें क्या होगी, रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो समझ आएगा कि रेडियस रेडियल जो होंगे उसमें भी रेडियस होगी और कंजवाइंट इसमें भी रेडियस होगी, लेकिन यह क्या होंगे, अलग अलग रेडियस में होंगे रेडियल वाले, और कंजवाइंट वाले क्या होंगे, सेम रेडियाई में होंगे, सेम रेडियाई में होंगे। और साथ में और क्या मिलेगा हमें, विद इन द फ्लोएम यूजुअली लोकेट ऑन द आउट आउटर साइड जाइलम। तो पाए कहाँ पे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर पाए जाएंगे। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, कंजाइंट वाले, ये स्टेम में, और कहाँ पे, लीव्स के अंदर पाए जाएंगे। तो ये भी हमें ज़बरदस्त चीज़ मिल गया। मतलब कि ये क्वेश्चन से हमें, देखो एनाटॉमी से यह क्वेश्चन तुम अगर ध्यान से पढ़ लेते हो ना, तो या तो आने वाले तुम्हारे जो टेस्ट होंगे वहाँ पे चाहे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूँ क्या बोलता हूँ, मोस्ट लगा देता हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से सीखा। यहाँ से एक बार जिसको नहीं क्लियर रहा होगा, जैसे मेरा था कि मैंने अभी लेटेस्ट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता मेरे से, लेटेस्ट में नहीं पढ़ा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको आराम से समझने का प्रयास किया ताकि मुझे भी समझ आ जाए, तुम्हें भी समझ आ जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। हाउ डू गार्ड सेल जो होती है रेगुलेट करती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन को एंड गैसियस एक्सचेंज को इन प्लांट्स के अंदर। चलो देखते हैं कि बाय इलोंगेटिंग एंड फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस लेयर, अच्छा, बाय सिक्रीट सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, बाय चेंजिंग शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटल पोर, बाय प्रोड्यूसिंग अ वैक्स लेयर टू कवर द स्टोमेटल पोर। तो क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार अटेम्प्ट आप जरूर करो इसको, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो ट्रांसपायरेशन होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, वो अपने शेप को चेंज करती रहती है, ओपन और क्लोज और स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। What is the characteristic arrangement of the vascular bundle? What is the characteristic arrangement of the vascular bundle in young dicotyledonous stem? चलो देखते हैं, मतलब कि डाइकोटिलेडोनस की बात हो रही है, स्टेम की बात हो रही है और कैसे यंग है, तो वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट बताना है। तो पहला दे रहे हैं कि स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, अरेंज इन रिंग, प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर ऑफ द स्टेम, लाइकिंग इन द यंग स्टेम। तो बात करते हैं 16 का, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। 16 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह जो होती है ना यंग में, कैसे होती है, रिंग में अरेंज होती है। बढ़िया क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम इन यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम का प्राइमरीली फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं सिंथेसाइजिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनटू द सेल, कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी। तो मुझे तो लग रहा है 17 का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, वो क्या होता है, डाइजेशन करना, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का एंड न्यूक्लिक एसिड का। बढ़िया प्रश्न है। जितने क्वेश्चन भाई देख रहे हैं तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो मतलब ऐसा करना कि नए अगर आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब मार देना। वैसे भी मुझे इस चैनल की ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंटेंट थोड़ा सा रिस्की है। पिछली बार भी हमने ट्राई किया था तो कोई फ़ायदा नहीं मिला था, लेकिन मैं यह तो करूँगा कि पूरी सोच है तुम्हारे फ़ायदा के लिए, पूरी सोच मेरी क्या है, तुम्हारे फ़ायदा के लिए। तो अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं सेम वीडियो को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से कोई सोर्स नहीं, ऐसा मत समझना टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा तो मुझे अर्निंग का है तो कोई सोर्स, मुझे वहाँ पे कोई सोर्स नहीं होगा, लेकिन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा तुम्हारे फ़ायदा के लिए सारी वीडियो को, विथ मतलब साथ साथ यूट्यूब पर भी करूँगा अपलोड। लेकिन हाँ, जब तक भी चैनल रहेगा सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा कि लोग जुड़ रहे हैं साथ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की, what distinctive feature does the inner membrane of the mitochondrial process। फिर से पढ़ते हैं, what distinctive feature does the inner membrane of the mitochondrial process। पहला बोल रहे हैं कि इट फॉर्म करती है द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये तो सही लग रहा है, इनर वाली क्रिस्टी फॉर्म बनाती है। इट कंटेन करती है क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट साइट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, इट साइट फॉर द, मुझे पहला सही लग रहा है, 18 का पहला ही जी, बिल्कुल पहला सही है। बात करते हैं 19, वाट अगर इमीडिएटली आफ्टर एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। वाट अगर द इमीडिएटली आफ्टर एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। चलो देखते हैं, वाट अगर इमीडिएटली आफ्टर एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। पहला ऑप्शन, द एंजाइम रिलीज
द सबस्ट्रेट विदाउट एनी चेंज, द सब, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, जिससे हो जाएगा वो कर लेना। क्वेश्चन समझ में को बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। द एंजाइम रिलीज कर द सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज, द सबस्ट्रेट इंड्यूस्ड द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फॉर टाइटर फिट, द एंजाइम परमानेंटली बाइंड टू द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स, द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एंजाइम। तो 19 का जो सही आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या पूछा था? व्हाट अगर इमीडिएटली आफ्टर एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, तो उस केस में क्या होगा कि द सबस्ट्रेट इंड्यूस्ड एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फॉर टाइटर फिट। चलो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलाइजेज एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्या फंक्शन होता है व्हाट इज द हाइड्रोलाइज की ना, तो ये भी बायोमॉलिक्यूलर क्वेश्चन है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं एंजाइम का, वहाँ पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट करो अगर पढ़ चुके होगे बायोमॉलिक्यूल तो। कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स, कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस टू ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड मतलब CX बॉन्ड, PN बॉन्ड, कैटालाइजिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर, तो इसको तो आइसोमराइजेशन कहते हैं, बात हम हाइड्रोलाइज की कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगी। लिंकेज टू कंपाउंड्स ग्रेटर, तो मुझे तो लग रहा है 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ये वाला सही है। देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की बात भी कर दी है, वैसे भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था वाला ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को फैक्टर, देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो इतना इंपॉर्टेंट है, जितना मर्जी उतना इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन नीट में आने ही वाला है। इस बार आया था ना जो 2024 में क्वेश्चन था ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या बायोमॉलिक्यूल का सबसे लास्ट पेज का सबसे लास्ट हेडिंग का क्वेश्चन है ये वाला, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को फैक्टर ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हो भी जाता है ना, तभी इसकी एनसीईआरटी एक बार इसी पेज की जाके ना एक बार जल्दी से पढ़ लेना। 21 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है भाई वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होता है? जिंक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैगिटीन स्टेज इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, क्या बताना है? महत्व ऑफ पैगिटीन का प्रोफेज फर्स्ट में। चलो इसका महत्व मुझे यही होता है ना कि यहाँ पे हम पैगिटीन में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लोटीन में, नहीं कियाजमेटा बनता है, क्रॉसिंग ओवर तो पैगिटीन में होती है, क्रॉसिंग ओवर हम खोजेंगे, कियाजमेटा टर्मिनेट क्रॉसिंग ओवर, मुझे सेकंड लग रहा है, 22 का सेकंड आएगा क्या? बिल्कुल 22 का सेकंड आएगा ना, तो मैं पहले बता दिया था। बात करें 23 का। व्हाट मार्क्स G1 फेज इन द सेल साइकिल, व्हाट मार्क्स द G1 फेज इन द सेल साइकिल, तो G1 फेज की बात करते हैं कि द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन एंड DNA रेप्लिकेशन, द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन एंड DNA रेप्लिकेशन। सेल मेटाबॉलिकली कैसी होती है? एक्टिव एंड ग्रो करती है। सबसे पहले कैसे होता है, देखो ऐसे एक सर्कल बनता है G1 S G2, फिर यहाँ पे होता है M फेज। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? G1 फेज की बात करें ना, कौन कौन मार्क करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन हमारा कहाँ पे होता है? M फेज में होता है, एंड द रिप्लिकेशन हमारा S में होता है, और पहला तो मुझे सही लग रहा है, इसी से पहला ही सही लग रहा है मुझे, तो 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 24। व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट marks the completions of the prophase during the mitosis, what significant event mark the completion of the prophase during the mitosis, prophase what significant event mark the completion of the prophase during the mitosis। चलो पहला ऑप्शन बोलेंगे द न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट एंड द माइटोटिक क्रोमोजोमल बिकम द विजिबल, क्रोमोजोम एलाइन होते हैं एट द मेटाफेज प्लेट पे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करती है एंड मूव करती है टुवर्ड द अपोजिट पोल, द सेल डिवीजन इनटू द टू डॉटेड सेल। प्रोफेज में क्या होता है? पहला सही लग रहा है क्या? मुझे सही लग रहा है, पहला सही है, ठीक भाई, पहला इसका सही है। बात करते हैं 25। विच पैथोजन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA, which pathogen is known to ability to the delivered piece of DNA transforming the normal plant cell into a tumor, तो ये होता है आपका रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसर्चिया कोलाई, बैसिलस थ्रूइनजेंसिस। तो 25 का आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। क्या होता है?
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। बात करते हैं 26 की। हु प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट एंड इट्स स्टोरेज एज ए स्टार्च। तो यह बात हम किसने बताया था? जोसेफ प्रिस्टले, जॉन इंजन हाउस, जूलियस वॉन सेक, TW एंगलमैन। तो 26 का आ जाएगा आपका भाई 23। कौन बताया था? जॉन वॉन सेक, जूलियस वॉन सेक, इन्होंने बताया था ग्लूकोज के बारे में। ठीक है ना। बात करते हैं 27 की। बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द केल्विन साइकिल। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कितने मॉलिक्यूल CO2 के रिक्वायर होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, किसके अंदर? केल्विन साइकिल के अंदर। तो 27 का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 2। कितने होते हैं? 6 CO2 रिक्वायर्ड होते हैं एक केल्विन साइकिल के लिए। ठीक है ना। एक केल्विन साइकिल के लिए कितने CO2 रिक्वायर्ड होते हैं? 6 CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, यह भी क्वेश्चन उसी का है। विच कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब कि ETS की बात किया जा रहा है हमसे। ETS इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेड्यूस यूबिक्विनोन टू साइटोक्रोम C ना। यूबिक्विनोन से कहाँ पे जा रहे हैं? साइटोक्रोम C पे जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोनेट। 3 होता है क्रोमोसोम BC1। 4 होता है साइटोक्रोम C। तो 28 का आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा था ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बात करते हैं 29 का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फॉर ईच एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल इंटरिंग द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को हम क्या TCA को और किस नाम से जानते हैं भाई? जल्दी बताना। केल्विन साइकिल। ठीक है ना। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल NADH का हमको बताना है। प्रोड्यूस होते हैं एक कोएंजाइम A मॉलिक्यूल इंटर करता है जब TCA के अंदर। तो 29 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्या? 29 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ना, 3। इस प्रकार क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। जैसे जितने क्वेश्चन यहाँ चलते आ रहे हैं तुम्हारे, कहाँ से? 27, 28, 29 अब 30, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसके इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको अगर पढ़ना है प्लांट डिफ्यूजियो का, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट का यह वाला पार्ट को बिना रिवीजन किए हमें नहीं आगे बढ़ना है। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एट विच स्टेप, जहाँ पे NAD+H टू फॉर्म करता है इसमें NADH NAD+ को, कौन सा स्टेप होता है वो? जल्दी बताओ। यह भी अगर आपको रटा हुआ है तुरंत बता दोगे। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है कन्वर्जन, एक बार देख लो आप। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 फॉस्फेट। थर्ड दे रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड इनटू द 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फो इनोल पायरेट टू द फास्फोरिक एसिड। तो 30 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं 31 की। तो 31 का असर्शन का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि रीडिफरेंशिएशन सेल फॉर्म करती है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। सेल सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। बात करते हैं रीजन की। तो रीडिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू टू फॉर्म करते डी डिफरेंशिएशन सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अच्छा, तो यह हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन। इसका एक बार भाई ध्यान से पढ़ लो आप। 31 क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए अगर बताना। इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। बात करें 32। बोल रहे हैं कि एथाइलिन आ गया ना प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से। एथाइलिन अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज लार्जली कंसीडर्ड एज द, क्या कार्य करता है? अ ग्रोथ प्रमोट करता है, इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज, ओनली इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू द बायोटिक स्ट्रेस एंड प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। तो 32 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोकाइनिन इन इज इनकरेक्ट? साइटोकाइनिन के लिए हमको इनकरेक्ट बताना है। तो काइनेटिन इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन फाउंड इन ऑल प्लांट स्पीसीज। साइटोकाइनिन आर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग सेल डिवीजन एंड द लेटरल शूट ग्रोथ।
दे आर सिंथेसाइड इन एरिया ऑफ प्लांट्स वेयर सेल डिविजन्स अकर रैपिडली सच ए रूट एपिस। साइटोकाइनेस कैन हेल्प डिले लीफ सेनेसेंस बाय द प्रोमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो 33 का करेक्ट आंसर आने वाला आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। बात करते हैं 34 की। तो इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिगिनिंग ऑफ फ्लावर आफ्टर इमास्कुलेशन। तो 34 का एक बार जल्दी से ऑप्शन आप लगाइए। तो इसका जो आने वाला है वो आने वाला है करेक्ट, टू प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलिन। ऑप्शन नंबर इसका 35। वाट डिस्टिंग्विश्ड एल्बुनियस सीड्स फ्रॉम द नॉन एल्बुनियस सीड्स। एक बार आराम से सारे ऑप्शन को पढ़िए। ठीक 35 के। तो इसका जो सही जवाब आने वाला है आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि देखो 24 में थोड़ा सा एक चल रहा है ना भाई, खैर मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है, लेकिन एक न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पे हो सकता है कि जो पहले हम 200 क्वेश्चन हमें मिलते थे, 200 क्वेश्चन मिलते थे, अब हो सके तो पहले जो कोरोना के पहले होता था ना वहाँ पे हमारे 180 क्वेश्चन आते थे और सारे कंपलसरी होते हैं, तो वैसे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस प्रकार देखो इसके यहाँ सेक्शन बी वाला क्वेश्चन ना, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं करवा नहीं रहा, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा। बस जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको आंसर तुरंत लगा दूंगा। अगर चाहो तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। और वैसे भी ये टेस्ट पेपर और वीडियो तो मैं अपलोड करूँगा ही, तो वहाँ से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर में बताना। तो देखो 36 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया ना। मैं सोचा था कि आराम से नहीं करवाऊंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। और पहली वीडियो तो आप कमेंट ये करके जरूर बताना कि ऐसे करवाना है कि बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना है। जैसे चल रहा है ऐसे सही है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और आंसर लगाऊँ, क्वेश्चन पढ़ूँ और आंसर लगाऊँ। ठीक, जरूर बताना इसको भी, या तो ऐसे सही है। तो ऐसा करेंगे कि बस जूलॉजी अलग, बॉटनी अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, तो ऐसे करेंगे। तो मतलब एक टेस्ट का, एक फुल टेस्ट की 4 वीडियो में अपलोड करूँगा, सही रहेगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम एनालिसिस करें। टेस्ट तो हम क्लास में देते ही देते हैं, लेकिन यह जो होगी वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो 36 का मैं क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। व्हाट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट टू अ बायोलॉजिस्ट वाज द ग्रेगर मेडल्स इन मिड 19th सेंचुरी। तो इसका जो क्या था हमारा, किस में ज़्यादा हुआ था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, जल्दी बताओ। 36 का ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रपोजल ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का विनस फ्लाई, पीचर, संडी और सनफ्लावर। ये वाला तो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, लेकिन पता नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सनफ्लावर। बात करते हैं 38 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज के लिए बताना है हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो जल्दी सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लो। 38 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल एस्कोमाइस्टीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। अच्छा इनकरेक्ट बताना था, तो आल नहीं है, आल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना था। 39, विच जीन इज लाइक ओपेरॉन कोड। कौन जीन होता है जो कि प्रोटीन इंक्रीज करता है सेल की परमेबिलिटी टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। 39 का करेक्ट स्टेटमेंट जो आएगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वाई जीन। आइडेंटिफाई डायग्राम को आइडेंटिफाई करिए, किसका डायग्राम है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। 40 का जल्दी बताओ, इसका आएगा ऑप्शन नंबर फ्यूकस। क्या है, फ्यूकस। 41, वाई आर देयर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन। नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन बिकॉज स्टॉप कोडोन डू नॉट कोड फॉर द एमिनो एसिड्स। 41 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डू कोडोन रीड करता है एमआरएनए की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। तो 42 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, आराम से स्क्रीन को रोक सकते हैं आप, फिर आंसर लगाइए। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आएगा। तो सेक्शन बी के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ ना, उसको तो मैं करवा ही रहा हूँ। सेक्शन बी आप अटेम्प्ट करो, बाद में आंसर में बता देता हूँ। 43, हुज सेल फ्री सिस्टम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प करता है इन द डिस्फेरिंग द जेनेटिक कोड। तो 43 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, स्क्रीन को रोको, आंसर लगाओ, मार्शल्स नीरनबर्ग। 44, who were the awarded the Nobel Prize 1945 for the discovery of the penicillium। तो इसको पेनिसिलिन के लिए किसको दिया था, फ्लेमिंग को दिया गया था ना, ये 3 लोगों को दिया गया था। देखो देखते हैं, फ्लेमिंग, अर्चन और फ्लोरे। तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए इसका, सही होगा। ठीक। 45, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्राइमरली ट्रीटमेंट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलो देखते हैं 45 का जो करेक्ट आंसर आएगा। रोको, फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड द सेगमेंटेशन।
बात करते हैं 46, हाउ आर DNA फ्रेगमेंट विजुलाइज आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 46 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, इसको रोको, लगाओ ऑप्शन नंबर सेकंड, बाय द स्टेनिंग ऑफ द इथिडियम ब्रोमाइड्स एंड द एक्सप्लोर करता कैसा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक। 47, वाई इज द फॉर्मुलेशंस इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो 47 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, जल्दी से इसको बताओ। 47 का करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टू इन्वॉल्व द एडिंग द प्रिजर्वेशंस अ प्रिजर्वेटिव टू इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ लाइफ। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। बात करते हैं 48, विच एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव RNA ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ द DNA। तो 48 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है, वो जल्दी बता दो। 48 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, राइबोन्यूक्लियेज। बात करते हैं 49 का, हाउ डू C3 प्लांट्स रिस्पॉन्स करता है और इंक्रीज करता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू द C4 प्लांट अंडर द ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी कंडीशन। तो 49 का जो करेक्ट आंसर आएगा वह है भाई ऑप्शन नंबर 3, C3 प्लांट रिस्पॉन्स करता है CO2 को और नॉन कॉन्सेंट्रेट to increase photosynthesis rate the so saturation beyond the 450 म्यूअल है ना, म्यूअल लीटर इनवर्स। ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका, वह है व्हाट डज द टर्म बायोपायरेसी, बायोपायरेसी द कन्वर्जन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नहीं, बायोपायरेसी चोरी के लिए कराते हैं ना, लीगल यूज द बायो रिसोर्सेज द मल्टीपल कंपनीज प्रॉपर ऑथराइजेशन। तो 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड आना चाहिए ना भाई, सेकंड। तो इस प्रकार हमने भाई एक सेगमेंट खत्म किया है, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है लेकिन कोई नहीं। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देखें तो लाइक करके जाएगा। धन्यवाद।